एनिमे की सूरत होती है जहां सभी ने सोचा कि हमारा हीरो एक बेकार असफल व्यक्ति था, लेकिन वह सैनिक के रूप में मानवता का मजबूत व्यक्ति निकला। उनका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ था जहां ड्रैगन के नाम से जाने जाने वाले राक्षसी जीव पनपने लगे और सब कुछ नष्ट करने लगे। इससे पहले कि कोई गोकू को दूसरी दुनिया से बुलाने की कोशिश कर पाता, राक्षस अचानक गायब हो जाते हैं और कुछ ही समय बाद वह लड़की एक अजगर की शक्तियों के साथ दिखाई देने लगती है। उन्हें डी के नाम से जाना जाने लगा और उन्हें एक विशेष अकादमी में भेजा गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उन्हें पता चला कि उनके पास भी ये रहस्यमय शक्तियां हैं, भले ही वह एक लड़का थे। वह जल्द ही मिडगर नामक एक जादुई संस्थान में भेजा गया और अपने महान भाग्य के कारण उसकी मुलाकात आइरिस नाम की एक लड़की से हुई, जिसने तुरंत लड़कियों के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वह अपना बैज दिखाता है और बताता है कि उसे वहां भेजा गया था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह पूछती है कि उसके जैसा सैनिक अकादमी में क्यों है। तभी अचानक मित्सुकी, जो उसकी छोटी बहन थी, उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। वह तुरंत आपको स्कूल के अंदर ले जाती है और उसे उसकी वर्दी सौंपती है, जिसके बाद उसे हारुका नामक शिक्षक से मिलवाया जाता है। वह उसे बताती है कि वह इस समय कर्नल है और मिडगर की कमान संभाल रही है। इसीलिए गोकू ने तुरंत नए बॉस को हटाने का फैसला किया और उसे हर मित्र क्षेत्र के बीता पुरुष की तरह एक मजबूत स्वतंत्र महिला होने के लिए सलाम किया। वह स्कूल के इतिहास के बारे में पूछने का फैसला करती है और वह आत्मविश्वास से जवाब देता है, यह बताते हुए कि मिडगर ने एक संगरोध क्षेत्र के रूप में शुरुआत की थी जहां सैनिकों ने डी को बंद रखा था। उसके बाद किसी को याद आया कि मानवाधिकार अस्तित्व में हैं और डी असगार्ड नामक संगठन में शामिल होने के लिए स्वतंत्र थे, जहां वे आसास की रक्षा करते हैं, मुझे लगता है। अब यह एक फैंसी स्कूल है जहां डी ने डार्क मैटर को दुर्लभ संसाधनों जैसे अच्छे सामान में बदलना और कभी-कभी ड्रैगन से लड़ना सीखा। हारुका प्रभावित लगता है, लेकिन गुप्त रूप से संकेत देता है कि अकादमी का वास्तविक उद्देश्य बिल्कुल सार्वजनिक नहीं है। कुछ देर उससे बात करने के बाद आप मित्सुकी के साथ परिसर में घूमना शुरू करते हैं और वहां स्थानांतरित होने पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं। वह उससे कहती है कि छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते यह उसका कर्तव्य है कि वह उसे पूरी सभा से परिचित कराए। परिचय के दौरान सभा प्रयुक्त लिंग के बारे में जानकर आश्चर्यचकित रह गई। मित्सुकी का कहना है कि हर कोई उसे बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करे। फिर वह आपको माइक्रोफोन सौंपती है, जो वहां की लड़कियों की तुलना में डी की कला में अपनी अनुभवहीनता को शर्म से स्वीकार करता है। बाद में आप उसकी कक्षा में जाते हैं जहां हारुका उसका परिचय कराता है, लेकिन लिसा नाम की एक लड़की बीच में आकर कहती है कि वह उसे स्वीकार नहीं करती क्योंकि वह एक लड़का है। मित्सुकी ने यह दावा करते हुए कदम उठाया कि आपने सभी औपचारिक मूल्यांकन और प्रक्रियाएं पार कर ली हैं। हारुका अपने शरीर पर ड्रैगन की कलगी की ओर इशारा करते हुए साबित करता है कि वह लड़कियों की तरह ही डी है। इसके बावजूद लिसा आपसे उसकी शक्तियों का प्रदर्शन करने की मांग करती है। वर्ग सहमत होता है और आप डार्क मैटर की एक गेंद बनाते हैं, उसे बंदूक में बदल देते हैं। हर कोई दंग रह गया जब एक लड़की ने टिप्पणी की कि उसने बंदूक बनाकर अपना जादू बर्बाद कर दिया और हारुका सहमत हो गया। उसे याद दिलाया कि यह एक एनएफएल है और उनके दुश्मन इंसान हैं। फिर वह लिसा से अब तक प्रकट हुए सभी ड्रैगन की सूची बनाने के लिए कहती है और वह 25 साल पहले प्रकट हुए काले ड्रैगन से शुरुआत करती है और अन्य का भी उल्लेख करती है। कुल मिलाकर 7 ड्रैगन हो गए हैं और अब छात्रों को अपने हीरे जैसे तराजू के लिए जाने जाने वाले लाल बेसिलिस्क को हराने का काम सौंपा गया है। अचानक आइरिस उठती है और फैसला करती है कि यह बताने का सही समय है कि समुद्र तट पर उसके और आपके बीच क्या हुआ था। वह आप पर उसे निर्वस्त्र देखने और उसके कपड़े छीनने का आरोप लगाते हुए विस्तृत विवरण देती है। दूसरी लड़कियां आपकी ओर घूरकर देखती हैं और घृणा करती हैं, उसके साथ एक विकृत व्यक्ति की तरह व्यवहार करती हैं, जबकि वह कहानी में हेरफेर करने के लिए उस पर चिल्लाता है। बाद में छात्र भूमिगत व्यायाम कक्ष की ओर जाते हैं, जहां आइरिस आपको समझाते हैं कि अभ्यास के दौरान किसी भी सामग्री के संदूषण को रोकने के लिए व्यायाम कक्ष भूमिगत स्थित है। एक प्रदर्शन के दौरान वह आइरिस को उसकी स्ट्रेचिंग में मदद करने का फैसला करता है, लेकिन गलती से चीजें अजीब हो जाती हैं। मित्सुकी उन्हें रोकने के लिए ठीक समय पर पहुंचती है और उन्हें दूसरे कमरे में इंतजार करने के लिए कहती है और यह वहां पहली बार है। सिमुलेशन शुरू होता है और हारुका लिसा से सबसे बहुमुखी पदार्थ के बारे में पूछता है और वह उड़ने के लिए काले पदार्थ की 2 गेंदों को जोड़ने से पहले हवा का जवाब देती है। आप प्रभावित हुए और हारुका बताते हैं कि कैसे हवा में हेरफेर करने से हवा बनती है जो उड़ान को सक्षम बनाती है।
मित्सुकी हीरे के तराजू के साथ लाल तुलसी का अनुकरण बनाता है और लिसा लड़ाई की भावना पैदा करती है। फिर वह बेसिलिस्क खोल को भेदने और नष्ट करने वाली एक शक्तिशाली चमक पैदा करती है। इसके बाद फर्ल नाम की एक सफेद बालों वाली लड़की तोप का गोला बनाने के लिए संपीड़ित हवा का उपयोग करती है, जो सेकंड में सिमुलेशन को नष्ट कर देती है। अन्य छात्र डार्क मैटर को पूरी तरह से हथियारों में बदलने के उनके दृष्टिकोण के विपरीत अपने रचनात्मक और कुशल उपयोग से आपको प्रभावित करते हैं। तब हारुका ने एक चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा किया कि ड्रैगन सभी एक साथ दिखाई देते हैं क्योंकि वे जोड़े हैं। प्रत्येक ड्रैगन अपने मिलान वाले डी की खोज करता है। यदि वह उनकी ड्रैगन जोड़ी को परिभाषित करता है तो वे स्वयं एक ड्रैगन में बदल जाते हैं। इस रहस्योद्घाटन से आप यह जानकर स्तब्ध रह गए कि एक दिन जोन के गठन से आपको लड़ना पड़ सकता है। वह यह भी बताती है कि ऐसा 2 साल पहले भी हो चुका है जब उन्हें एक कॉमरेड को मारना था जो ड्रैगन में तब्दील हो गया था। अब आइरिस लड़ने के लिए तैयार हो गई है। वह हाल के कैटी पेरी के गानों की तुलना में अधिक फ्लॉप होने के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है और अपनी गांड उसे सौंप देती है। लिसा को इस असहाय डिपशिट को बचाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उस शाम बाद में आप आइरिस से बात करते हैं और उसे अपनी गलतियां छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वह बेहतर हो सके। वह सहमत है और खुलकर बताती है कि कैसे एक सफेद लेविथान ने उसके माता पिता को मार डाला, जो उसे कठिन होने के बावजूद खुद को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तभी एक आपातकालीन चेतावनी जारी हो जाती है जिसमें एक सफेद लेवल सी ड्रैगन के उनकी ओर आने की चेतावनी दी जाती है और उसकी ड्रैगन शिखा अशुभ रूप से चमकने लगती है। उस रात आप उसके कमरे में गए और मेजर लोकी के साथ चिड़ियाघर में बातचीत की, जिसने पूछा कि क्या वह डी के ड्रैगन में बदलने के बारे में कुछ जानता है। स्वीकार किया कि उसने वही किया जो लोकी ने उससे कहा था कि राक्षसों की संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए। फिर उन्होंने एक ऐसी योजना प्रस्तावित की जिसमें बेतुका पेट मंथन का उपयोग किया जा सके, उन सभी डीज को मारने के लिए जिनके निशान उनके ड्रैगन जोड़े को ट्रैक करने और स्वयं ड्रैगन में बदलने से पहले चमकने लगे थे। उन्होंने किए गए विरोधों को नजरअंदाज कर दिया और समय आने पर पालन करने का आदेश दिया, और जब वह फिर भी झिझके तो लोकी ने धमकी दी कि यदि उन्होंने अनुपालन नहीं किया तो उन्हें अमानवीय तरीकों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया जाएगा। इस बीच मित्सुकी छात्रों को आपातकालीन चेतावनी के बारे में संबोधित करता है और उन्हें संस्थान के पास तेजी से आ रहे सफेद लेविथान के बारे में चेतावनी देता है। वह बताती हैं कि यह अजगर वर्षों पहले जहाजों को डुबाने के लिए जिम्मेदार था। हमारी बात सुनकर आप आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे कि क्या यह वही अजगर है जिसने आइरिस के माता पिता को मार डाला था। जब वह सिद्धांत बनाने में व्यस्त था तब वह समझाती रही कि ड्रैगन लगभग 33 घंटों में अकादमी पहुंच जाएगा और उसके व्यवहार से संकेत मिलता है कि वह अपने साथी की तलाश कर रहा था जो संभवतः संस्थान में था। फिर वह निर्देश देती है कि जिन छात्रों की शिखा के निशान बदल रहे हैं उन्हें तुरंत उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए। सर्जरी के बाद आपने आइरिस को यह सोचकर खोजा कि उसके साथ क्या हो रहा था और अलर्ट के बाद से वह अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी। उसने अन्य लड़कियों से उसके ठिकाने के बारे में पूछा और उनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता था सिवाय इसके कि वह उस सुबह अस्वस्थ लग रही थी। वह मित्सुकी के पास जाने का फैसला करता है और आइरिस की तलाश जारी रखते हुए उससे अपनी सुरक्षा के लिए मदद मांगता है। घंटों की खोज के बाद आखिरकार वह उसे छत की दीवार के किनारे खड़ी होकर नीचे देखते हुए पाता है। वह पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही थी और उससे अपनी सूखी हुई शिखा दिखाने का अनुरोध करता है। सबसे पहले वह पूर्वे को बुलाती है लेकिन फिर भी उसे निशान दिखाती है। वह रोते रोते कबूल करती है कि निशान हर मिनट और मजबूत होता जा रहा है और स्वीकार करती है कि उसने कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। वह उससे कहता है कि वह डरे नहीं और वादा करता है कि लड़कियां उसे नहीं छोड़ेंगी बल्कि उसकी रक्षा के लिए लड़ेंगी। आइरिस ने अपना डर व्यक्त किया कि वह एक ड्रैगन में बदल सकती है और उन लोगों को चोट पहुंचाना शुरू कर सकती है जिनकी वह परवाह करती है। वह उसे आश्वासन देता है कि वह नहीं बदलेगी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया भी तो वह उसकी और बाकी सभी की रक्षा के लिए अपना जीवन समाप्त कर लेगा। यह देखकर उसे सांत्वना मिलती है। वह अपने कौशल के बारे में शेखी बघारना शुरू कर देता है जैसे कि वह दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा हो और अंत में उसे हंसाता है, यह कहते हुए कि वह बेहतर हो गई है। वह उससे अधिकारियों को उसकी स्थिति के बारे में बताने के लिए कहता है और वह ऐसा करने के लिए चली जाती है। उस दिन बाद में इस समय आइरिस की शिखा बदलने की घोषणा के साथ एक और अलर्ट जारी हो जाता है। यह सुनकर आप मित्सुकी से मिलने और आइरिस की स्थिति के बारे में पूछने का फैसला करते हैं।
वह उसे बताती है कि वह इस समय मूल्यांकन और जांच से गुजर रही है और किसी भी आगंतुक का मनोरंजन नहीं कर सकती। वह एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर पूछता है कि क्या होने वाला है, लेकिन वह उससे कहती है कि वह आगामी लड़ाई का हिस्सा नहीं होगा, इसलिए उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वह उसे लोकी के आदेशों के बारे में बताता है। हालांकि वह क्षण भर के लिए भावुक हो गई थी, उसने तुरंत खुद को संभाला और दृढ़ता से कहा कि अगर आयरिस बदल गई तो वह उसे खत्म करने की जिम्मेदारी लेगी। उससे बात करने के बाद वह लोकी को घटनाओं की सूचना देता है और अनिच्छा से एक शर्त पर उसके आदेशों का पालन करने के लिए सहमत होता है, और वह उसकी योजना में हस्तक्षेप नहीं करता है, जिससे लोकी सहमत हो जाता है। आइरिस की जांच करने का एक प्रयास, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात लिसा से होती है, जो पूछती है कि क्या वह आइरिस की निगरानी करेगा। वह झिझकता है, लेकिन फिर उसे सुधारता है कि वह उसकी निगरानी करेगा, निगरानी नहीं करेगा, और यहां आने के उसके मकसद पर सवाल उठाता है। वह दिखावा करती है कि उसके पास कोई कारण नहीं है, लेकिन वह उसके कृत्य में सही देखता है। जाने से पहले वह उससे 2 साल पहले हुई क्रैकन लड़ाई के बारे में पूछता है। वह उसे बताती है कि वह उस लड़ाई के दौरान अग्रिम पंक्ति में लड़ी थी, और जिस ड्रैगन हारुका का उल्लेख किया गया था, उसे मित्सुकी के अलावा किसी और ने नहीं मारा था। वह जवाब देने में बहुत हैरान था और अंततः समझ गया कि जब मित्सुकी ने उसे लोकी के आदेशों के बारे में बताया तो उसने अजीब व्यवहार क्यों किया। लिसा से बात करने के बाद वह आइरिस के कमरे में जाता है, जहां वह उत्साह से उसका स्वागत करती है और उसे मॉनिटर पर आगामी लड़ाई का विवरण दिखाती है। हालांकि वह उसके द्वारा कही गई किसी भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था और इसके बजाय उसके पहनावे से उसका ध्यान भटक रहा था। अंत में वह उससे बाहर निकलता है और उसे कपड़े बदलने के लिए कहता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर देती है और उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहती है। जब वह ऐसा करता है तो वह झोंक की तरह उससे चिपक जाती है और अपने अगले मूल्यांकन के बारे में अपना डर व्यक्त करती है। इसलिए वह उसे सांत्वना देता है और वह अपना रास्ता उठाकर उसे धन्यवाद देने का फैसला करती है। वह स्पष्ट रूप से उसके साथ नहीं था और इससे पहले कि वह खुद को और अधिक शर्मिंदा कर सके, उसे कुछ भी अनुचित करने से रोकता है। उस रात बाद में वह सोते समय उससे अपनी रक्षा करने की विनती करती है और दावा करती है कि यह उसकी आखिरी रात हो सकती है। वह पहले अनिच्छुक था, लेकिन अंततः उसके भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में फंस गया और बिस्तर के किनारे पर बैठकर उसके साथ बातें करने लगा। घंटों बकवास करने के बाद वह उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है और अंततः सो जाती है। जैसे ही वह वहां बैठता है, वह उस समय के बारे में सोचता है जब मित्सुकी उसकी तरह ही युवा और मासूम थी। हालांकि उसके विचार अचानक बाधित हो गए जब आइरिस ने उसे यह घोषणा करते हुए जगाया कि ड्रैगन आखिरकार आ गया है। सफेद लेविथान विशाल और क्रूर था। हारुका और अन्य लोग प्रत्याशा में इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यह रक्षा की पहली पंक्ति को तोड़कर संस्थान की ओर बढ़ गया। लड़कियों ने अपने हथियारों पर धावा बोल दिया और इसका डटकर सामना करने के लिए तैयार हो गईं। वह लड़कियों को निर्देश देती है कि वे हमले शुरू न करें और ड्रैगन के और भी करीब आने का इंतजार करें। वे पोजीशन में आ जाते हैं और जैसे ही हारुका कमांड देता है, वे फायरिंग शुरू कर देते हैं। वह उन्हें चेतावनी देती है कि ड्रैगन के पास धक्का देने की शक्ति है और वह व्यावहारिक रूप से किसी भी चीज को विक्षेपित कर सकता है। लिसा एक रणनीति लेकर आती है और लड़कियों को तैयार रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहती है कि वे उसे अपने हमलों से बचने का मौका न दें। लड़कियां ड्रैगन को घेर लेती हैं और उसी समय हमला करना शुरू कर देती हैं, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है। इस बीच अकादमी के अंदर आइरिस ड्रैगन की भावनाओं को भांप लेती है और सभी को ड्रैगन से दूर जाने के लिए जोर से चिल्लाती है, क्योंकि वह गुस्से में है। जाहिर है लड़कियां उसे सुन नहीं पाएंगी और जारी नहीं रख पाएंगी उनके हमले। जब धुआं शांत हुआ तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन को कोई नुकसान नहीं हुआ। वह समुद्र से वापस उठता है और उन पर इतनी जोर से हमला करता है कि लड़कियां दूर जा गिरती हैं। इस प्रभाव के कारण मॉनिटर टूट जाते हैं और हेरुका आपके और आइरिस के साथ स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक आपातकालीन अर्थ रखता है। वह आइरिस से कहता है कि वे बात करते समय अपने कान ढक लें, क्योंकि वह चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि सबसे खराब स्थिति में वह एक अजगर में बदल सकती थी। हेरुका बताते हैं कि यह केवल कुछ समय की बात है जब ड्रैगन उनकी रक्षा की आखिरी पंक्ति को तोड़कर संस्थान में प्रवेश करेगा। वह उससे पूछता है कि क्या वह आइरिस को उसी तरह मरने देगी जैसे 2 साल पहले उसकी बहन मियाको के साथ हुआ था। वह दुखी होकर जवाब देती है कि सबसे खराब स्थिति में लड़कियों को सारा बोझ खुद उठाने देने से बेहतर होगा कि वह एनएफएल की योजना के साथ चले। वह सहमत हो जाता है और उससे पूछता है कि घुसपैठ का रास्ता कहाँ है, और आश्वासन देता है कि वह आइरिस को सुरक्षित रखेगा जैसा कि उसने वादा किया था।
उनकी बातचीत खत्म होने के बाद वह आयरिस के सिर पर धीरे से थपथपाता है और संकेत देता है कि वे जा सकते हैं। जैसे ही वे जा रहे थे, उसे अचानक 3 साल पहले के फ्लैशबैक आते हैं, लेकिन वह उन्हें खारिज कर देता है और चलता रहता है। आयरिस दुखी होकर जल्द ही पूछती है कि क्या एनएफएल उसे मारने आ रहा है, जिस पर वह बताता है कि क्या वे शायद अपने रास्ते पर हैं, लेकिन वह उन्हें उसके पास नहीं आने देगा। इससे उसे सांत्वना मिलती है और वह उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या वह उसके साथ रह सकती है, और वह सहमत हो जाता है। एक बार जब वे अकादमी के बाहर पहुंचते हैं तो वह उसे वहीं रुकने के लिए कहता है और डार्क मैटर का उपयोग करके अपनी बंदूक बुला लेता है। वह सशंकित हो जाती है और पूछती है कि क्या यह काम करेगा, क्योंकि उसके विरोधियों के पास असली बंदूकें होंगी। कुछ देर बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है और वह मुकाबला करने की तैयारी में पेड़ों के पीछे छिप जाता है, जबकि आयरिस निर्देशानुसार छिपा रहता है। जब वह उन आदमियों को खत्म कर देता है तो वह गोलियों की आवाज सुनकर चिंतित होकर उसके पास दौड़ती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। वह एक पिल्ले की तरह उसका सिर पैक करता है और उसे आश्वासन देता है कि वह ठीक है। वह खामोशी से झूम उठती है, लेकिन अचानक देखती है कि एक लड़का उठकर उन पर हमला करने वाला है। वह तुरंत बीच में कूदती है और उसे नीचे गिराने के लिए अपनी गहरी शक्तियों का उपयोग करती है। इसके बाद वह तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग करने के लिए माफी मांगती है और समझाती है कि वह देख नहीं सकती थी और उसे चोट लगी थी और उसने आवेग में आकर ऐसा किया। वह उससे कहता है कि अभी चिंता न करें और उन्हें जल्दी से वहां से चले जाना चाहिए। फिर वह उसे यह कहते हुए चट्टान के किनारे पर ले जाता है कि यदि ड्रैगन अंतिम रक्षा पंक्ति को तोड़ता है तो वे यहां से उस पर हमला करेंगे। जैसे ही वे रणनीति बनाते हैं, मित्सुकी अचानक उनके सामने आती है और उन्हें बताती है कि यह बेकार है, क्योंकि दुश्मन अब रक्षा की तीसरी पंक्ति के पास पहुंच रहा है और मांग करता है कि वह आयरिस को उसे सौंप दे। वह यह कहते हुए मना कर देता है कि वह उसे आयरिस को मारने नहीं दे सकता, और तब उसे उस दर्द का एहसास होता है जो उसने 2 साल पहले सहा था, जब उसे एक सहपाठी को मारना पड़ा था जो अजगर में बदल गया था।